हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस कमेटी में टोटल मेंबर कितने हैं? तो 8 मेंबर की कमेटी है जिसको हेड किया जा रहा है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, और जिसमें इंक्लूड है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दावोस में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच के मौके पर किस देश द्वारा वैश्विक भलाई, लैंगिक समानता और समानता के लिए गठबंधन अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी स्थापित किया गया? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और इसे सपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सपोर्ट कर रहा है। दावोस में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर किस देश द्वारा अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी स्थापित किया गया? तो भारत के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो इस बार 54वां वार्षिक विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग हुई थी दावोस में, इसकी थीम क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। थीम क्या थी? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। कब से कब तक हुआ? 15 से 19 जनवरी 2024। कौन से नंबर का था? 54वां था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री ने किस शहर में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री ने किस शहर में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव या एम क्या था? टू सपोर्ट द एंट्री ऑफ मोर गर्ल चिल्ड्रेन फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इनटू द कंट्रीज ग्रोइंग एविएशन सेक्टर। तो ये की पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसका एम था टू सपोर्ट द एंट्री ऑफ मोर गर्ल चिल्ड्रेन फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इनटू द कंट्रीज ग्रोइंग एविएशन सेक्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। 2022-23 के लिए कुल बागवानी उत्पादन, टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का अनुमान कितना है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 355.25 मिलियन टन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिलीज किया है थर्ड एडवांस एस्टीमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कौन से साल के लिए? 2022-23 के लिए। तो आपसे पूछ रहा है वर्ष 2022-23 के लिए कुल बागवानी उत्पादन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का अनुमान कितना है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 355.25 मिलियन टन। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले किसने रिलीज किया? थर्ड एडवांस एस्टीमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स फॉर द ईयर 2022 टू 2023। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेशन है टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का 2022-23 के लिए कितना है? 355.25 मिलियन टन। 2021-22 में कितना था जो फाइनल आया था? तो 2021-22 में था 2021-22 से कितना इंक्रीज हुआ है
तो आपका 8.07 मिलियन टन इंक्रीज हुआ है, जो 2021-22 में फाइनल एस्टिमेट आया था। अगर परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 2.32%। अब आते हैं जो फ्रूट प्रोडक्शन है, ये कितना एस्टिमेट किया गया है, 109.53 मिलियन टन 2022-23 के लिए। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स ये आपका एस्टिमेट किया गया है 213.88 मिलियन टन 2022-23 की बात हो रही है, और ये अनुमानित है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स कितना एस्टिमेट किया गया है, ये आपका 16.84 मिलियन टन, और पिछले साल कितना था, 15.76 मिलियन टन। इसके अलावा जो आलू का प्रोडक्शन है, पोटैटो प्रोडक्शन, ये अनुमानित किया गया है 60.22 मिलियन टन। 2021-22 में कितना था, 56.18 मिलियन टन। और जब टमाटर की बात करेंगे, टोमेटो प्रोडक्शन की, तो 2022-23 के लिए एस्टिमेट किया गया है 20.37 मिलियन टन, और अगर 2021-22 की बात करें तो कितना था, 20.69 मिलियन टन। तो टमाटर में स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दीव में आयोजित पहले बीच गेम्स में कौन सा राज्य समग्र रूप से चैंपियन बना? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पहली बार आयोजित हुआ है। दीव में आयोजित पहले बीच गेम्स में कौन सा राज्य समग्र रूप से चैंपियन बना? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड था। इसके अलावा महाराष्ट्र ने 14 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड था। फिर तमिलनाडु, उत्तराखंड, और जो होस्ट मेंबर है, क्या बोलते हैं, होस्ट यूटी है, दादर नागर हवेली और दीव एंड दमन है, दीव और दमन इन्होंने 12 मेडल जीते। असम ने 8 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास में किस संस्था और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। देश में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास में किस संस्था और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT मद्रास और HMIL ने। HMIL का मतलब क्या हुआ, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने वायलेंट कॉस्मिक फेनोमेना का निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, चीन ने। किस देश ने वायलेंट कॉस्मिक फेनोमेना का निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन ने। इसके अलावा आपको याद क्या क्या रखना है, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जो आइंस्टीन प्रोब क्या है, तो सैटेलाइट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चीन के द्वारा, और एक किस शेप का सैटेलाइट है, तो आपको याद रखना है लोटस के आकार का है, लोटस के आकार का। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और एक किस चीज़ का निरीक्षण करेगा, तो वायलेंट कॉस्मिक फिनोमेना का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसे कौन से रॉकेट से छोड़ा गया? लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट। तो ये आपको याद रखना, रॉकेट का नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है। और ये यूज करेगा न्यू एक्सरे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला कौन सा देश बन गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5वां। जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5वां। मोदी जी ने बधाई दी थी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, जो सोलर पैनल लगा हुआ था इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाया। जो सोलर पैनल लगा हुआ था वे आर नॉट एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 के लिए PUBD एथलीट ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। 2023 के लिए PUBD एथलीट ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। और इन्होंने हराया किसे, मतलब किनके साथ कंपटीशन था? लियोनेल मेसी के साथ। और फाइनली किसे मिला PUBD एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब? विराट कोहली को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बी विथ
विविधता, समानता और समावेशिता सलाहकार अवतार ग्रुप के भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के निष्कर्षों के अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और अनुकूलता के मामले में 2023 में कौन सा शहर महिलाओं के लिए शीर्ष भारतीय शहर के रूप में उभरा। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि अवतार ग्रुप ने एक रिसर्च किया था टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2023, तो किसको सेलेक्ट किया गया है टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2023। सिंपल आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई को। टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2023 किसे सेलेक्ट किया गया है, तो चेन्नई को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक्चुअली दो कैटेगरी था, एक था मिलियन प्लस पॉपुलेशन और एक था आपका लेस देन ए मिलियन पॉपुलेशन कैटेगरी। तो जो चेन्नई ने टॉप किया है, चेन्नई टॉप द मिलियन प्लस कैटेगरी एंड तिरुचिरापल्ली ने टॉप किया है लेस देन ए मिलियन कैटेगरी। इसके अलावा जो दिल्ली है कौन से नंबर पे था, 8वें पोजीशन पे। नेशनल कैपिटल दिल्ली कौन से नंबर पे था, 8वें पोजीशन पे। किसमें, टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2023 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में। अब आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले इसका उद्घाटन किसने किया, तो ग्लोबल एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने। तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले। दूसरा, इसकी थीम क्या थी, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट 2047। तो थीम भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। इसके अलावा आपको याद रखना है बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे है, हैदराबाद में। बेगमपेट एयरपोर्ट किस राज्य में है, तो तेलंगाना में, और कहाँ पे, हैदराबाद में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है, द इंडियन एविएशन सेक्टर सिम्बोलाइज 3A, और ये 3A का मतलब क्या हुआ, एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो ये आपको याद रखना है, 3A का मतलब क्या हुआ, एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो ये 3A का मतलब हुआ, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार किसके बराबर है, 270 रुपये के बराबर है एक कुवैती दिनार। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुवैती दिनार। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली न्यूट्रल निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होगी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सू रेडफर्न। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होगी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुई रेडफर्न। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्चुअली आईसीसी का डिसीजन है टू अपॉइंट वन न्यूट्रल अंपायर फॉर ऑल आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप सीरीज एज वेल एज एनी T20 इंटरनेशनल मैचेज। और पहली महिला अंपायर कौन बनी है, न्यूट्रल अंपायर स्यू रेडफर्न। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरयू नदी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरयू नदी। कहाँ पे, अयोध्या में। अयोध्या में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे डेवलप किसने किया है, 30 सीटर ई बोट है, हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप बाय द उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी UPNEDA एंड पुणे बेस्ड सनी बोट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा।
महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अंडर दिस वुमेन विल बी प्रोवाइडेड एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1000 एवरी मंथ, और टोटल बात करें तो 12,000 साल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस घराने से संबंधित थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किराना घराना। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस घराने से संबंधित थी? तो किराना घराना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा इन्हें तीनों पद्म अवार्ड मिल चुका है। पद्मश्री मिला था 1990 में, पद्म भूषण मिला था 2002 में, और पद्म विभूषण मिला था 2022 में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले एग्जाम में आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पुणे में। कब? 13 जनवरी को। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर यहाँ पे होगा एल्टेयर के साथ। IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एल्टेयर के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सिलेक्ट किया है हैदराबाद को किसके लिए? हैदराबाद को C4IR के लिए। C4IR का मतलब क्या हुआ? सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि किस पे फोकस होगा? ये आपका फोकस होगा, 1 मिनट, ये आपका फोकस है किस पे? हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस पे। फोकस किस पे है? हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस पर बेस्ड केंद्र स्थापित करेगा? तो तेलंगाना, हैदराबाद में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपका हुआ था दिसंबर 2023 में, और अभी क्यों न्यूज में है? तो अयोध्या की वजह से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। अच्छा, इसका नाम एक्सरसाइज अयोध्या क्यों है? AYUTTHAY है। ये 2 शहर है, एक तो भारत में है आपका अयोध्या और थाईलैंड में है अयोध्या। तो इन दोनों को मिला के एक नाम रखा गया है, एक्सरसाइज अयोध्या। किसके बीच होता है? तो भारत और थाईलैंड के नौसेनाओं के बीच। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को। और 2022 में भी इन्होंने जीता था। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लियोनेल मेसी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।